गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स में हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि वर्गीकरण जो संकलित सूचनाएं हैं उनका कैसे किया जाए, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। आज हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल यानी चर की अवधारणा, चर से आप क्या समझते हैं, कुछ और भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। उनमें रॉ डेटा के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से एक चर, द्विचर और बहुचर से आप क्या समझते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं चर की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। सामान्य भाषा में चर पद से तात्पर्य एक ऐसी विशेषता से है जो परिवर्तनशील होती है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, परंतु स्टैटिस्टिक्स में यह अर्थ नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि बालों का रंग समय के साथ परिवर्तित होता है। क्या यह एक चर है? नहीं, यह चर नहीं है, क्योंकि बालों में होने वाले परिवर्तन का संख्याओं में वर्णन नहीं किया जा सकता। चर शब्द का या चर पद का प्रयोग तभी किया जाता है जब ये परिवर्तनशील विशेषताएं संख्याओं में मापी जा सके। संख्याओं में यानी जिनकी हम नंबरिंग कर सके, जिन्हें हम नंबर्स में व्यक्त कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि सन 2019 में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत लंबाई 5 फुट 6 इंच थी, जबकि उसके पिछले वर्ष ये 5 फुट 5 इंच थी। अब है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिन्हें संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता। जैसे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता को बच्चों हम IQ भी कहते हैं। बुद्धिमत्ता या IQ में परिवर्तन एक गुण कहा जाता है, गुण को एट्रीब्यूट भी कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तनों का गुणों की श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जहाँ प्रथम का अर्थ है अति उत्तम, सबसे जो बेस्ट होगा, द्वितीय का अर्थ है उत्तम, तृतीय का अर्थ है अच्छा। तो अब आप समझ गए होंगे कि चर क्या है और गुण क्या है। चर वो है जो परिवर्तनशील है और चर वो है जिसे हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन गुण क्या है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं जिन्हें हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें केवल हम एक श्रेणी दे सकते हैं। श्रेणी यानी हम उनकी रैंकिंग कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कौन होगा? जो सबसे बेस्ट होगा। सेकंड कौन है? जो कि गुड है। इसी प्रकार से थर्ड कौन होगा? जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हम उनको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, किसे? गुण को। लेकिन चर वो हैं जिनमें परिवर्तन भी हो रहा है और साथ ही साथ संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। सो द कैरेक्टर और अ फेनोमेना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। अब हम ये जानना चाहेंगे कि चर उस मात्रा को कहेंगे, हम उस संख्या को कहेंगे जिसमें कि परिवर्तन होते रहते हैं और जिन्हें किसी इकाई के द्वारा मापा जा सकता है। जैसे हमने किसी कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापा है, तो जो वजन है, जो वेट है, दैट इज़ द वेरिएबल, क्योंकि वजन में क्या होगा? परिवर्तन हो रहा होगा। तो चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि चर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है खंडित चर और दूसरा है सतत चर। आप देखेंगे पहला क्या है? खंडित चर, जिसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं, विविक्त चर भी कहा जाता है। खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य एकाएक या पूर्णांकों के रूप में बढ़ जाते हैं या व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 10, 11, 15, 20, कोई भी संख्या हो सकती है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर। अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, इन्हें हम फ्रैक्शनल शो नहीं कर पाते हैं, यानी भिन्नात्मक रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते। इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ अंतर होता है, इसलिए इन्हें डिस्क्रीट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 1, 2, 3, 10, 11, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या
1/4 जिसे हम सवा भी कहते हैं, या 1.5 या 1.25 या 2.5 या 9.25 10.5 विद्यार्थियों की संख्या तो नहीं हो सकती है। अर्थात हमें उन्हें पूर्णांकों के रूप में ही व्यक्त करना होता है। पूर्णांक यानी बच्चों जो चर पूरे अंकों के रूप में ही बढ़ते हैं या घटते हैं। अर्थात इस प्रकार के चर जो कि एक खंड में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि हम पूर्णांकों के रूप में जिन संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिन चरों को व्यक्त कर सकते हैं, पूर्णांकों के अलावा उन्हें भिन्नात्मक रूप में व्यक्त करना संभव नहीं हो, उन्हें हम खंडित चर कहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। दूसरा प्रकार है सतत या अखंडित चर। बच्चों ये वो चर हैं जो निरंतर बढ़ते हैं या भिन्नात्मक होते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कोई निश्चित अंतर नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, कोई निश्चित अंतर नहीं है। अब ये निश्चित अंतर नहीं को आप किस प्रकार से समझेंगे? उदाहरण के लिए जैसे कोई विद्यार्थियों की प्राप्तांक हो सकते हैं या इनकम हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2.5, 6.3, 8.2। इसी प्रकार से विद्यार्थियों की कोई ऊंचाई हो सकती है, यानी उनकी हाइट हो सकती है, जैसे 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, किसी भी प्रकार से। अर्थात अखंडित या सतत चर वो हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस में शो कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और जिन्हें भिन्नात्मक रूप से प्रकट किया जा सकता है। इन्हीं चरों को जिन्हें हम अखंडित कह रहे हैं, ये सतत किस प्रकार से कहलाते हैं आप यहाँ देखेंगे, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी सोसाइटी में रहने वाले बच्चों की एज ग्रुप मेजर की है, तो 2 से 4 वर्ष की उम्र में आने वाले बच्चों की संख्या, 4 से 6 वर्ष वाले बच्चों की संख्या, 6 से 8 वर्ष वालों की संख्या। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इन्हें वर्गांतरों के मूल्य के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, इसी प्रकार से हम वर्गांतर किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार से। अब हम चर्चा कर रहे हैं रॉ डाटा पर। किस पर कर रहे हैं? शुद्ध आंकड़े या रॉ डाटा। ये रॉ डाटा क्या होते हैं? शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है, और ये अव्यवस्थित रूप में होते हैं। A mass of data in its original form is called a raw data. It is an unorganized mass of various items. अनुसंधानकर्ता को इन्हें व्यवस्थित करना होता है। जब ये कलेक्ट किए जाते हैं, जब ये इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल अव्यवस्थित रूप में होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिन्हें कि रिसर्चर या जो रिसर्च कर रहा है उसे व्यवस्थित करना होता है। जिसके लिए आप एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। ये व्यवस्थित करने से पहले चर हैं। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के सांख्यिकी में प्राप्तांक हैं, और ये शुद्ध आंकड़े हैं। शुद्ध यानी रॉ फॉर्म में है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये किसके हैं? ये जो आपको टेबल बताई जा रही है, ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इन 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है: 30, 25, 15, 30, 25, फिर 20, फिर 10, 45, 20, 10। इस प्रकार से सभी 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिख दिया गया है। इन्हें अलग अलग क्लासीफाई अभी नहीं किया गया है। ये सभी आंकड़े क्या कहलाएंगे? इस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स। सपोज रोल नंबर 1 का मार्क्स आया है 30, इसी प्रकार से रोल नंबर 5 के मार्क्स हैं
25, रोल नंबर 6 के मार्क्स हैं 20 और रोल नंबर 30 के मार्क्स हैं 10। तो सभी इंडिविजुअल के एक एक विद्यार्थी के मार्क्स को यहाँ पर बता दिया गया है। मान लीजिए 50 में से हैं, तो 50 मार्क्स में से, मैक्सिमम मार्क्स में से 30 स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ये मार्क्स इस प्रकार से बता दिए गए हैं। सभी बच्चों के मार्क्स को अलग अलग व्यक्त किया गया है, इसलिए क्या है, रॉ डाटा। अब इन रॉ डाटा को ही ऑर्गेनाइज करना होता है। जब हम इन्हें इस प्रकार से रख रहे हैं, अब हम इन्हें कंटिन्यूस सीरीज़ में बना सकते हैं। सीरीज़ के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। सांख्यिकी के लिए वे आंकड़े उपयुक्त होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है, जिन्हें हम होमोजेनियस डाटा कहते हैं। आंकड़ों की भी एक मद है, जैसे किसी वस्तु की कीमत, किसी किसान की आय आदि को ऑब्जर्वेशन, वैल्यू, मेजर यानी माप, आइटम या मैग्नीट्यूड आदि कहा जाता है। इन आंकड़ों के द्वारा कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले रिसर्चर के लिए इनका व्यवस्थीकरण करना आवश्यक होता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इनका व्यवस्थितकरण करने के लिए अनुसंधानकर्ता श्रृंखलाओं के रूप में इनका वर्गीकरण करते हैं। श्रृंखलाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम एक छोटा सा और कंसेप्ट देख रहे हैं कि चरों को हम 3 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है यूनिवेरिएट, एक चर। यदि आंकड़े किसी एक जड़ से संबंधित हो तो उसे अब हम देख रहे हैं यूनिवेरिएट या एक चर क्या है। यदि किसी तथ्य या आंकड़े की किसी एक ही विशेषता को हम व्यक्त करें, यानी कि यदि आंकड़े किसी एक ही विशेषता से संबंधित हो तो उसे एक चर कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के परिवारों की आय संबंधी आंकड़े। तो यदि केवल और केवल आय संबंधित आंकड़े ही हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट, यानी एक चर जो एक ही विशेषता को बता रहे हैं। नेक्स्ट है द्विचर या बाइवेरिएट। यदि आंकड़ों का संबंध 2 विशेषताओं से हो तो उसे द्विचर कहते हैं। किससे संबंधित हो, यदि आंकड़ों का संबंध 2 चरों से हो तो उसे द्विचर कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के विभिन्न परिवारों के आय तथा व्यय। पहले वाले में हमने क्या देखा था, पहले वाले में केवल हमने जैसे आय से संबंधित देखा। अब हम क्या कह रहे हैं, आय तथा व्यय दोनों। तो जब हम आय और व्यय दोनों ही विशेषताओं से संबंधित आंकड़े ले रहे हैं तो ये क्या बन गए, द्विचर या बाइवेरिएट। नेक्स्ट है बहुचर या मल्टीवेरिएट। ये नाम से ही जाहिर है। यदि आंकड़े बहुत सी विशेषताओं अर्थात 2 से अधिक विशेषताओं को व्यक्त करें या उस 2 से अधिक विशेषताओं से संबंधित हो तो उसे हम बहुचर या मल्टीवेरिएट कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के परिवारों के आय, व्यय, शिक्षा, आयु या लिंग संबंधी आंकड़े, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुचर। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा तीनों ही प्रकार के आंकड़े किस तरह के हो सकते हैं, एक चर, द्विचर तथा बहुचर।